हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक नया चैप्टर इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं सिर्फ इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील की। आगे जाकर आप लोग थर्ड सेम में यानी आपके सेकंड ईयर में थर्ड सेम में या फोर्थ सेम में मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पढ़ेंगे। उनके कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दिया जाता है, यानी ये जो सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये मोर ओवर हर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में ही होता है। और ये जो चैप्टर है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए अब हम लोग इसे शुरू करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसकी कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं वो देख लेते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन्स, स्ट्रक्चर्स, डिवाइसेस एंड प्रोडक्ट्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। कंस्ट्रक्शन किसी का भी हो सकता है, मशीन्स का हो सकता है, स्ट्रक्चर्स का हो सकता है, डिवाइसेस का हो सकता है या फिर किसी प्रोडक्ट का हो सकता है। मटेरियल आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मटेरियल का जो सिलेक्शन है किसी भी वर्क के लिए, अगर आप उसे मशीन में लगा रहे हैं, मशीन में आप उसे कहाँ लगा रहे हैं, वो एक रोटेटिंग एलिमेंट होने वाला है या फिर लोड बियर करने वाला एलिमेंट होने वाला है। तो उसके हिसाब से अलग अलग मटेरियल्स को सेलेक्ट किया जाता है। अगर वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाला है, बीम्स के अंदर यूज़ होने वाला मटेरियल है, बीम्स के अंदर जैसे मैं कहना चाहता हूँ हमारे घरों में जब छत डलती है तो उसके अंदर कुछ लोहे की रॉड्स होती हैं जिनसे हम लोग आरसीसी डलवाते हैं। आपने सुना होगा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी जो होती है उसके अंदर पहले लोहे की फ्रेम बनाई जाती है, कुछ लोहे के रॉड्स होते हैं उनसे वो फ्रेम बनती है। तो आपका जो मटेरियल है वो कहाँ पर यूज़ होने वाला है उसके लिए कुछ सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये हर मटेरियल की अलग अलग होती हैं। तो हम उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमारे मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं कि हमें किस जगह पर जो एलिमेंट यूज़ करना है उस एलिमेंट को हम किस मटेरियल से बनाएं। मेरे कहने का मतलब है अगर कहीं पर बेयरिंग का यूज़ होने वाला है तो वो बेयरिंग किस मटेरियल का बने ताकि वो उस जगह पर सही से वर्क करे। अगर कहीं पर कोई शाफ्ट लगानी तो वो शाफ्ट हम किस मटेरियल की बनाएं ताकि वो उन पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में ब्रेक ना हो, यानी फेल ना हो, कोई फटीग फेलियर, कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमें मटेरियल का सिलेक्शन करने से पहले मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उस मटेरियल की देखनी पड़ती है। उसके हिसाब से हम लोग हमें कहाँ पर उस मटेरियल का यूज़ करना है, क्या बनाना है, हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एनी मटेरियल इनहेंस परफॉर्मेंस, इकोनॉमी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट। जैसा मैंने आपको बताया मटेरियल के प्रॉपर सिलेक्शन से परफॉर्मेंस इनहेंस होती है, इकोनॉमिकली गुड होता है और ड्यूरेबिलिटी जो कंपोनेंट की है वो बढ़ती है। यानी हमारा जो कंपोनेंट है, पहले मैंने एलिमेंट बोल दिया था, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या है, बेयरिंग है, शाफ्ट है, वो कहाँ पर यूज़ होने वाला है। अगर हम प्रॉपर मटेरियल का सिलेक्शन करके बनाते हैं तो उसकी स्पैन लाइफ भी ज़्यादा होती है, यानी वो ज़्यादा समय तक टिकता है। कोई फेलियर हमें देखने को नहीं मिलता है, कोई फटीग फेलियर हमें देखने को नहीं मिलता है, किसी भी तरीके से कोई ब्रेकडाउन हमारी मशीन्स का या फिर हमारे स्ट्रक्चर्स का नहीं होता है। अगर हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स की प्रॉपर नॉलेज के साथ प्रॉपर मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, उसकी सारी मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, तो परफॉर्मेंस इनहेंस होगी, इकोनॉमिकली गुड होगा और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट भी बढ़ेगी हमारी। यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन है इंजीनियरिंग मटेरियल्स के। तो वैसे तो सिर्फ नाम ही पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर में, पर मैंने कुछ थ्योरी भी इसके अंदर ऐड कर दी है, कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं यहाँ पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, पहला होता है मेटल्स एंड अलॉयज। फेरस मेटल यानी जो आयरन बेस्ड होते हैं जिनके अंदर आयरन हो, नॉन फेरस जिनके अंदर आयरन नहीं होता। तो फेरस मेटल है स्टील, कास्ट आयरन, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, टफनेस अच्छी होती है। नॉन फेरस मटेरियल है एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, टाइटेनियम, ये हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले होते हैं और करोजन रेजिस्टेंस होते हैं। फिर आते हैं हमारे सिरेमिक्स, इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड्स फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर, इनकी हार्डनेस अच्छी होती है, ब्रिटलनेस होती है और ये हाई टेम्परेचर की स्टेबिलिटी यानी अच्छे खासे टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में इनमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है, ये उसे बियर कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी इनकी होती है। इनके एग्जाम्पल हैं एलुमिना, Al2O3, जिरकोनिया, जेडा,
यानी जिरकोनियम O2, सिलिकॉन नाइट्रेट Si3N4। ये वैसे तो पूछा नहीं जाता है फर्स्ट ईयर में, पर मैंने ऐड कर दिया है। सिर्फ ये नाम्स आपको याद होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स में आप ये नाम भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। वैसे ही क्वेश्चन 2 नंबर में आता है आरटीयू कोटा में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स काफ़ी पूछा जाता है आरटीयू कोटा में। पॉलीमर्स, लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, लो डेंसिटी होती है, गुड फॉर्मेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल पॉलीइथीन, इसे पॉलीइथाइलिन भी बोल देते हैं। और ये बेसिकली वो पॉलीथीन हमारे घरों में होती है जो पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन, पॉलीथीन कुछ भी बोल देते हैं इसे। नायलॉन, पीवीसी। नेक्स्ट है कंपोजिट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग मटेरियल्स टू अचीव सुपीरियर प्रॉपर्टीज। दो या दो से ज़्यादा या फिर अलग अलग मटेरियल्स का हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन करते हैं। टू और मोर डिस्टिंक्ट मटेरियल का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, उससे कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज हमें मिल जाती हैं। इसका एग्जांपल है फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर, जैसे GFRP ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक या CFRP कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। फिर हमारे कुछ एडवांस मटेरियल, ये काफ़ी कम पूछा जाता है पर फिर भी मैंने ऐड कर दिया है। शेप मेमोरी अलॉयस, स्मार्ट मटेरियल्स, बायो मटेरियल्स, नैनो मटेरियल्स, निकल टाइटेनियम अलॉय, पीजो इलेक्ट्रिक सिरेमिक्स। तो अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वैसे ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं पर मैंने कुछ जनरल टर्म्स यहाँ पर ऐड कर दी हैं। फर्स्ट है स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू विथस्टैंड एंड अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर। तो आपको वैसे तो ये सारी प्रॉपर्टीज पता होंगी पर फिर भी मैंने ऐड कर दी। ये मैंने बिल्कुल बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो यहाँ लिख दी है। फिर आता है हमारी डक्टिलिटी, कैपेसिटी टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर। एंड नेक्स्ट है हमारी हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन और वी कैन से सरफेस डिफॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल बेसिक है यहाँ पर मैंने जो लिखा है। टफनेस, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर। इलास्टिसिटी, एबिलिटी टू रिटर्न टू ओरिजिनल पोजिशन या फिर ओरिजिनल शेप आफ्टर अप्लाइड स्ट्रेस इज रिमूव्ड। सही है। प्लास्टिसिटी, परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर अप्लाइड लोड ऑफ अ मटेरियल। तो अगर आप लोगों को किसी चीज़ में कंफ्यूजन है यहाँ पर तो मैं एक बार इसे समझा देता हूँ। स्ट्रेंथ क्या होती है, जब हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो वो बिना फेलियर के उस लोड को बियर करता रहता है। यानी हमने किसी मटेरियल के ऊपर लोड लगा रखा है और उसके अंदर कोई फेलियर देखने को नहीं मिल रहा है, वो उस लोड को झेल सकता है। मेरे कहने का मतलब है किसी भी फेलियर के, उसे हम कहते हैं उस मटेरियल की स्ट्रेंथ। सेकेंड आती है डक्टिलिटी, किसी भी मटेरियल की कैपेसिटी बिना टूटे प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाना। यानी आप किसी पतली सी रॉड को लें और उसे खींच के या फिर कह लीजिए पीट के नहीं, खींच के सही होगा, उसे आप दोनों तरफ से टेंसाइल स्ट्रेस लगाए खींचें और उसे पतले से वायर में कन्वर्ट कर दें और वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाए। यानी एक रॉड का, एक सर्कुलर रॉड का यानी एक सिलेंड्रिकल रॉड का, सॉरी, उसे हम दोनों तरफ से टेंसाइल स्ट्रेस लगाकर एक पतले से वायर में कन्वर्ट कर दें और वो फेल नहीं हो, प्लास्टिकली वो डिफॉर्म हो गया और अब उस सिलेंड्रिकल रॉड का एक वायर बन चुका है। ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, यानी किसी चीज़ से, किसी मटेरियल की पर्टिकुलर जगह पर जब हम लोग पेनिट्रेशन देते हैं, इंडेंटेशन देते हैं तो उसको वो रेजिस्ट करता है, उसे हार्डनेस कहते हैं। टफनेस, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर, किसी भी मटेरियल के फ्रैक्चर होने से पहले कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये उसकी टफनेस होती है। इलास्टिसिटी, ये तो काफ़ी जनरल टर्म है, ये आपने काफ़ी बार सुना होगा। हम किसी मटेरियल पे स्ट्रेस लगाते हैं या फिर हम उस पर फोर्स लगाते हैं आप कह लीजिए, और फिर वो पहले तो डिफॉर्म होता है, फिर वो वापस जैसे ही हम लोग अप्लाइड स्ट्रेस को हटा देते हैं तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। जैसे आपके घर में रबर बैंड होगा, आप उसे पकड़ें और खींचें, फिर जैसे ही आपने अभी उस पर फोर्स लगा रखी यानी स्ट्रेस लगा रखा है मैं कहूँ तो, क्योंकि स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, तो आपने अभी उसके ऊपर फोर्स लगा रखा है, आप उसे जैसे ही छोड़ेंगे वो अपने वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी की अलग प्रॉपर्टी होती है। परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, आपने लेट सपोज रबर बैंड पर फोर्स लगाया लेकिन आपने कुछ ज़्यादा हद तक फोर्स लगा दिया तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाता, उसके अंदर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है, तो ये प्लास्टिसिटी है। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं अगर आपने उन पर एक बार फोर्स लगाया फिर छोड़ा तो आपने जहाँ फोर्स लगा के उसे छोड़ा था वो वहीं रह जाते हैं, मतलब जितना उनमें डिफॉर्मेशन आ गया अब वो उतना डिफॉर्मेशन उनके अंदर रहता है, तो उनके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। कुछ थर्मल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई डेंसिटी, थर्मल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट, थर्मल एक्सपेंशन, मेल्टिंग पॉइंट,
तो ये सब बेसिक टर्म्स हैं, आपने काफ़ी बार 11th-12th में इनका नाम सुना होगा। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कॉपर की हाईली कंडक्टिव। ये शायद थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, पर सही है ये। कॉपर इज हाईली कंडक्टिव, सिरेमिक्स आर इंसुलेटर्स, मैग्नेटिक बिहेवियर, फेरस अलॉयज आर जनरली फेरोमैग्नेटिक। जो फेरस अलॉय होते हैं जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने ऐड कर दिए इस वीडियो में। अब जो है ये थोड़ा सा फ्रेश टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, आपने शायद ये नाम पहले नहीं सुने होंगे। आप इसे आगे जाकर इन डेप्थ में मटेरियल साइंस में पढ़ेंगे। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, टीटीटी डायग्राम यानी ट्रिपल टी डायग्राम, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम उन्हें कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील को। हीट ट्रीटमेंट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ थर्मल processes applied to metal in their solid state to alter their physical and mechanical properties, particularly to enhance performance without changing the material's shape. Heat treatment of steel is fundamentally based on the iron-carbon equilibrium diagram and the allotropic transformation of iron. तो हम कुछ थर्मल प्रोसेसेस से यानी हीट ट्रीटमेंट से मेटल की जो सॉलिड स्टेट होती है उनकी फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बिना चेंज करे उसके अंदर कुछ एनहेंसमेंट्स करते हैं, पर्टिकुलरली टू द एनहेंस परफॉर्मेंस विदाउट चेंजिंग द मटेरियल शेप। यानी मटेरियल का कोई शेप चेंज नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम यहाँ पर इनहेंस करते हैं हीट ट्रीटमेंट से। तो जो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील होता है वो बेस्ड होता है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो ये जो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है ये तो आप मटेरियल साइंस में नेक्स्ट ईयर में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो इसका बहुत बेसिक है, और मैं कहूँ बेसिक भी नहीं है। यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील आपको दिया है तो उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया है। तो जो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है उसके अंदर कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं आयरन की। वो क्या होती है? पहला होता है अल्फा आयरन, इसे हम कहते हैं फेराइट। दूसरा होता है गामा आयरन, इसे हम कहते हैं ऑस्टेनाइट। तीसरा होता है डेल्टा आयरन, और कुछ लोग डेल्टा आयरन और डेल्टा फेराइट जो होता है इसे सेम बताते हैं, लेकिन काफ़ी बुक्स में इसे अलग बताया गया है। और जहाँ तक मैंने बुक्स में देखा है डेल्टा आयरन एंड डेल्टा फेराइट दोनों अलग अलग होते हैं। डेल्टा आयरन में कंपैरेटिवली प्योर आयरन होता है और डेल्टा फेराइट में मिक्स्ड अलॉयज होते हैं आयरन के, इसलिए डेल्टा फेराइट जो है वो अलग है और डेल्टा आयरन अलग है। तो आप इन्हें मिक्स मत करना, डेल्टा आयरन अलग होता है, डेल्टा फेराइट अलग होता है। वैसे अगर कोई यूट्यूब पर ज़्यादा सर्च करता है तो उससे वीडियोज़ मिलती हैं, उसमें डेल्टा आयरन डेल्टा फेराइट सेम बताया गया है, पर मैंने जहाँ तक कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में देखा है ये अलग होता है। डेल्टा आयरन फेराइट ये क्या होता है? बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, स्टेबल होता है बिलो 912 डिग्री सेल्सियस, सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है। डेल्टा आयरन इसे हम कहते हैं ऑस्टेनाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन 912 डिग्री सेल्सियस एंड 1394 डिग्री सेल्सियस, और ये कैन डिजोल्व मोर कार्बन, इसके अंदर ज़्यादा कार्बन होता है। डेल्टा आयरन ये हाई टेम्परेचर पे होता है, बीसीसी फेज यानी बीसीसी इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये अबाउ 1394 डिग्री सेल्सियस पर आता है डेल्टा आयरन। ये तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स है आयरन की। अब हम लोग आगे देखते हैं इस वीडियो में। बेसिकली यहाँ पर मैंने जो ये फेसेस लिखे हैं ये आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में और दूसरे डायग्राम्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है ऑस्टेनाइट यानी डेल्टा यानी डेल्टा आयरन, सॉरी डेल्टा नहीं है ये गामा आयरन है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी, ये गामा आयरन है। हाई टेम्परेचर सॉलिड फंक्शन ऑफ कार्बन इन एफसीसी आयरन। फेराइट अल्फा एफी यानी अल्फा आयरन, सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, बीसीसी फेस यानी विथ लो कार्बन सॉल्युबिलिटी, बीसीसी फेस यानी बीसीसी स्ट्रक्चर है इसका। सीमेंटाइट Fe3C हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, और आयरन कार्बाइड्स होते हैं। परलाइट लेमिलार मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। लेमिलार का यहाँ पर मतलब है लेमिलार यानी लेयर बाय लेयर, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, इसे लेमिलार कहते हैं। यानी पहले एक फेराइट की लेयर होगी, उसके ऊपर एक सीमेंटाइट, फिर एक फेराइट, फिर सीमेंटाइट, ऐसे फेराइट सीमेंटाइट ऐसे लेयर बाय लेयर, इसे कहते हैं लेमिलार। मार्टेनसाइट सुपर सैचुरेटेड हार्ड नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, फॉर्म्ड बाय रैपिड क्वेंचिंग। तो ये कुछ फेजेस होते हैं। वैसे तो ये पूछे नहीं जाते हैं फर्स्ट ईयर में, पर मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया क्योंकि जो चैप्टर का नाम था तो उसके अंदर ये कुछ बेसिक टर्म्स, आपको एक इंट्रोडक्शन देना है ट्रीटमेंट का, वो काफ़ी ज़रूरी है। मैं इसके इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इन डेप्थ में तो आगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जब आप मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पढ़ेंगे वहाँ पर आप आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम जो होता है और टीटीटी डायग्राम्स जो होते हैं उन्हें आप पढ़ेंगे, वहाँ पर ये इन डेप्थ में दे रखा है, तो वहीं पर इसे इन डेप्थ में समझना बेहतर होगा। यहाँ फर्स्ट ईयर में वैसे नहीं पूछा जाता है ये फेजेस वगैरह, अब तक तो मैंने नहीं देखा है,
जहाँ तक मैंने पेपर्स देखे यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर बेसिक अगर पूछा जाता है तो हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। कुछ टाइप्स होते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के। पहला होता है एनीलिंग, इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच द मेटल इज हीटेड टू अ सुटेबल टेम्परेचर held for a sufficient time to allow complete transformation and then cool slowly usually in the furnace। तो एनीलिंग में क्या होता है, पहले हम फर्नेस के अंदर एक मेटल को रख देते हैं या फिर जो भी है हमारा उसे हम रखते हैं, फिर उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है और उसे उस टेम्परेचर के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर पे फर्नेस के अंदर रखा जाता है और उस फिक्स टेम्परेचर पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फिर उसे उसी फर्नेस के अंदर, यूजुअली फर्नेस के अंदर रखते हैं हम, यानी हम हमारा जो हीटिंग है उसे रोक देते हैं और फिर वो उसी फर्नेस के अंदर कूल होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली कूलिंग होती है, इसे हम एनीलिंग कहते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट के रेस्पेक्ट में एनीलिंग क्या है, स्टील इज हीटेड टू, यानी हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, हमारा जो हेडिंग थी चैप्टर की उसके हिसाब से क्या है, स्टील इज हीटेड टू अ टेम्परेचर अबव इट्स पर क्रिटिकल पॉइंट, typically 750 to 900 degrees Celsius depending on the composition. It is then soaked to allow for complete recrystallization and grain growth followed by very slow cooling generally inside the furnace। तो जैसा मैंने आपको बताया एनीलिंग पहले एक फिक्स टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, यहाँ पर अबव इट्स पर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर है उसमें इसे गर्म किया जाएगा, फिर उसे वहीं पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाएगा फर्नेस के अंदर, जिससे उसकी कंप्लीट रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाती है और ग्रेन ग्रोथ हो जाती है। ग्रेन ग्रोथ वगैरह सब जो टर्म्स हैं आगे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में इन डेप्थ में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है एनीलिंग का, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड बाय कोल्ड वर्किंग, मशीनिंग और वेल्डिंग। इंटरनल स्ट्रेसेस से रिलीफ पाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। टू इम्प्रूव डक्टिलिटी एंड रिड्यूस हार्डनेस, इससे डक्टिलिटी इंप्रूव होती है, हार्डनेस कम होती है। टू रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव होमोजेनिटी, ग्रेन स्ट्रक्चर, यहाँ पर ग्रेन बाउंड्री एरिया होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये बताया गया है, टू रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव होमोजेनिटी। जैसा मैंने आपको बताया आप इसे नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स ऐड करे हैं। टू इनहेंस मशीनेबिलिटी एंड फैसिलिटेट फर्दर फॉर्मिंग प्रोसेसेस, तो इसकी एप्लीकेशन होती है कोल्ड ड्रॉन वायर्स एंड ट्यूब्स, कोल्ड रोल्ड शीट्स, स्ट्रेस रिलीफ इन वेल्डेड स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारा एनीलिंग हो गया, और भी कुछ प्रोसेसेस हैं हीट ट्रीटमेंट के, उन्हें भी हम देख लेते हैं। आपको मेनली अगर याद करना है तो आप सिर्फ एनीलिंग की ये वाली जो डेफिनेशन है ना ऊपर वाली, इसे या फिर इस डेफिनेशन को, यानी सिर्फ ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट है ना इसे आप लोग याद कर लीजिए। नीचे का तो कोई चांस नहीं है पेपर में आने का, ज़्यादातर यही पूछा जाएगा फर्स्ट ईयर में। तो एनीलिंग की डेफिनेशन क्या होती है, यानी बेसिक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस की डेफिनेशंस जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। इन डेप्थ कोई क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में आने का कोई चांस नहीं है। इस चैप्टर से जो भी आएगा आपकी सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस ही आएंगी, कुछ भी इन डेप्थ में आने का चांस यहाँ पर नहीं होता है इस चैप्टर से फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा नॉर्मलाइजिंग। हमारा जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होता है ये बिल्कुल एनीलिंग प्रोसेस के जैसा होता है, जो जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था। एनीलिंग में क्या होता है कि हम लोग हीट ट्रीटमेंट के बाद जब हमारे ऑब्जेक्ट को या फिर मैं कहूँ हमारे मटेरियल को कूल डाउन करते हैं तो हम उसी फर्नेस के अंदर जहाँ पर हमने हीट ट्रीटमेंट करा होता है उसी के अंदर उसे हम ठंडा कर देते हैं। इसमें एक बेसिक डिफरेंस जो होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग हीट ट्रीटमेंट के बाद हमारे उस मटेरियल को जब कूल डाउन करते हैं तो उसे हम फर्नेस के अंदर कूल डाउन करने के लिए नहीं रखते हैं, उसे फर्नेस से बाहर निकाल के डायरेक्ट एयर के कॉन्टेक्ट में ले आते हैं जहाँ पर वो कूल डाउन होता है। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया नॉर्मलाइजिंग एंड एनालाइजिंग, एनीलिंग में, सॉरी नॉर्मलाइजिंग एंड एनीलिंग में यही डिफरेंस है। एनीलिंग के अंदर जब हमारा मटेरियल कूल डाउन होता है तो वो फर्नेस के अंदर होता है, नॉर्मलाइजिंग में फर्नेस के बाहर होता है, यही बेसिक डिफरेंस है। और आप डिटेल में तो मटेरियल साइंस में थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। Normalizing is a heat treatment process wherein steel is heated to a temperature above the upper critical point। अपर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर होता है, उसके अबव आपको यहाँ पर हीटिंग प्रोवाइड करनी है, फॉलोड बाय कूलिंग इन स्टिल एयर। जैसा मैंने आपको बताया एयर, डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में इसकी कूलिंग होती है, यानी फर्नेस से बाहर निकाल कर। टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इससे ग्रेन स्ट्रक्चर्स रिफाइन हो जाते हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इम्प्रूव हो जाती हैं। ये जो ग्रेन स्ट्रक्चर्स हैं ये भी आप आगे पढ़ेंगे। ग्रेन बाउंड्री एरिया क्या होता है, फाइन ग्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर्स, कोर्स ग्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर्स, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। जब ग्रेन बाउंड्री एरिया जो हमारा होता है, यानी मैं कहूँ अगर ग्रेन बाउंड्री यानी हमारे जो ग्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फाइन होते हैं तो मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और अगर वो कोर्स होते हैं तो उससे हमारी मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है थोड़ी सी। ये एक बात है जो मैंने आपको बता दी।
और भी इसकी इन डेप्थ है, आप आगे पढ़ेंगे। स्टील इज हीटेड टू अ टेम्परेचर 30 to 50 डिग्री अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी जो हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 डिग्री अबव, यानी अगर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पर लिखा है हम लोग 850 डिग्री एज्यूम करें, अगर 850 डिग्री हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है तो इससे 30 डिग्री ऊपर यानी 880 डिग्री या फिर 50 डिग्री ऊपर यानी 900 डिग्री पर हम लोग स्टील को हीट करते हैं। आफ्टर सोकिंग इट इज रिमूव फ्रॉम द फर्नेस एंड अलाउड टू कूल इन एयर, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फाइन परलेटिक स्ट्रक्चर विथ फेराइट। परलाइट जैसा स्ट्रक्चर होता है फेराइट के साथ। इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस हीट ट्रीटमेंट एंड मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एंड रिफाइंड माइक्रो स्ट्रक्चर, टू एनहांस स्ट्रेंथ, टफनेस एंड मशीनेबिलिटी। एप्लीकेशन क्या होती है इसकी? forging and casting to relieve stress and prepare for machining, rail tracks, shafts and connecting rods। तो यहाँ अभी हम लोगों ने नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को देखा। जैसा मैंने आपको बताया है फर्स्ट ईयर में आपको इसकी सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ में तो आप इसे आगे पढ़ेंगे, ये पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया आपको यहाँ पर मेनली मेन डेफिनेशंस पर फोकस करना है। ये वाली डेफिनेशन जो एक जनरल डेफिनेशन है और ये वाली डेफिनेशन जो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील से रिलेटेड डेफिनेशन है, यानी स्टील के ऊपर हीट ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड डेफिनेशन ये नीचे मैंने लिख रखी है। हर स्लाइड में मैंने ऐसा ही करा है, ऊपर एक जनरल डेफिनेशन है और उसके नीचे स्टील से रिलेटेड डेफिनेशन है। तो आप बस इन्हें याद कर कर रखें क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा इनडेप्थ क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन सेकेंड ईयर में तो प्रॉपर इनडेप्थ क्वेश्चंस बनते हैं। उसके ऊपर जब हम वीडियो बनाएंगे तब आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में समझाएंगे। अभी आप लोग इसे फर्स्ट ईयर के हिसाब से समझ लीजिए। और अगर आप लोगों के मटेरियल साइंस स्टार्ट हो गया है, आप थर्ड सेम या फोर्थ सेम में है, तो आप वहाँ पर कुछ चैप्टर्स डायरेक्टली रिलेटेड इससे होते हैं जिसके अंदर आप लोग आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम ये सब पढ़ते हैं। तो आपको चैप्टर पढ़ने से पहले मेक श्योर इस वीडियो का हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील वाला पार्ट देख कर जाए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है हार्डनिंग। इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग द हीटिंग ऑफ स्टील टू द ऑस्टेनिटिक रीजन followed by rapid quenching in water, oil or brine to induce the formation of martensite, a hard and a brittle phase। तो हार्डनिंग क्या होती है? यहाँ पर स्टील की हीटिंग होती है ऑस्टेनिटिक रीजन तक, उसके बाद उसकी रैपिड क्वेंचिंग होती है। रैपिड क्वेंचिंग से मतलब है यानी उसे बहुत जल्दी ठंडा किया जाता है। हमारे एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग में हम लोग जब मटेरियल को हीटिंग के बाद ठंडा करते हैं तो एनिलिंग में फर्नेस के अंदर ही करते हैं और नॉर्मलाइजिंग में फर्नेस के बाहर करते हैं। तो वहाँ पर कूलिंग की रेट एज कम्पेयर टू क्वेंचिंग कम होती है। रैपिड क्वेंचिंग में क्या होता है, आप मटेरियल को हीटअप करने के बाद या तो वाटर बाथ में ठंडा करते हैं या फिर ऑयल बाथ में या फिर ब्राइन से इंड्यूस करके उसे ठंडा करने की कोशिश करते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा है रैपिड क्वेंचिंग यानी बहुत जल्दी ठंडा। और इस बहुत जल्दी ठंडा करने से क्या होता है, एक डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी जो हमारे अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा दूर यानी एक माइक्रो स्ट्रक्चर में क्रिस्टल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी रिलेटिव पोजीशंस के चेंज होने से क्रिस्टल के अंदर चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर डिफ्यूजन लेस यानी वो जो रिलेटिव पोजीशंस है वो बहुत कम में कम या फिर होती ही नहीं है, डिफ्यूजन लेस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है और मार्टेनसाइट बनता है। जो मार्टेनसाइट होता है इसे वन ऑफ द हार्डेस्ट माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कहा जाता है, यानी ये स्टील का सबसे हार्ड माइक्रो स्ट्रक्चर है मार्टेनसाइट। जो मार्टेनसाइट है वो स्टील का सबसे ज़्यादा हार्ड माइक्रो स्ट्रक्चर है और ये बाय डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है रैपिड क्वेंचिंग करने से। उसके लिए आपको पहले स्टील को हीटअप करना पड़ता है, कहाँ तक, ऑस्टेनिटिक रीजन तक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसकी नेक्स्ट लाइन देखते हैं। स्टील इज हीटेड टू दी ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर। जैसे मैंने कहा स्टील को ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर तक हम हीटअप करते हैं जो यहाँ पर लिख रखा है, फिर उसे हम लोग कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन टू अलाउ द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑस्टेनाइट, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑस्टेनाइट तक होता है। फिर उसे हम रैपिडली क्वेंच करते हैं जिससे क्या होता है, जो ऑस्टेनाइट है वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन से। जैसा मैंने आपको बताया डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और फर्स्ट ईयर में आपको इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज सरफेस हार्डनेस एंड वेयर रेजिस्टेंस, टू एनहांस टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फटीग लाइफ। एप्लीकेशंस है कटिंग टूल, डाइस, पंचेस,
वेयर कैम्स एंड अदर वेयर रेजिस्टेंस कंपाउंड। एक चीज़ होती है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, जो भी आप थर्ड सेम में लैब के अंदर आता है। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट मटेरियल साइंस की एक लैब होती है, उसके अंदर ब्रिनल हार्डनेस का टेस्ट करते हैं। उसमें एक नंबर होता है ब्रिनल हार्डनेस नंबर BHN, उसका फॉर्मूला है 2p बाय पाई डी ब्रैकेट d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट वेयर। यहाँ पर p क्या है? अप्लाइड लोड, जो आप लोग ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में लोड लगाते हैं मटेरियल के ऊपर, वो वाला लोड। डायमीटर ऑफ इंडेंटर, यानी जिससे लोड लगता है ना ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट के अंदर, जिससे लोड लगता है इंडेंटर, उसका डायमीटर। और डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन, जो आप जब लोड लगाते हैं तो वहां पर एक पॉइंट बन जाता है इंडेंट होकर, पेनिट्रेट होकर, एक छोटा सा, उसका डायमीटर। ये दोनों एमएम्स में होते हैं। ब्रिनल हार्डनेस नंबर आपको कैलकुलेट करना होता है आपके लैब के अंदर, उसका ये फार्मूला है। अगर ये आ जाए सिर्फ इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है टेम्परिंग। टेम्परिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाइड टू हार्डेंड स्टील to reduce brittleness and internal stresses while retaining an acceptable level of hardness and strength. Hardened steel is reheated to a temperature between 150 to 650 depending on the desired properties and then cooled in air. The temperature range is chosen based on the required balance between hardness and toughness. To increase toughness and ductility, to reduce internal stresses caused by quenching, to improve dimensional stability. इसकी application है spring, hammers, spindles and crankshafts, tool steels requiring high toughness। तो टेम्परिंग में जैसा मैंने अभी पढ़ा उससे ही आपको बेसिक समझ में आ रहा है। टेम्परिंग में क्या होता है, हम लोग जो हमारा हार्डेंड स्टील है उसकी ब्रिटलनेस को रिड्यूस करने के लिए और उसके इंटरनल स्ट्रेसेस से एक रिलीफ देने के लिए, यानी मैं कहूँ उस इंटरनल स्ट्रेसेस को कम करने के लिए, टफनेस और डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं वो क्वेंचिंग, जब हम लोग क्वेंचिंग करते हैं ना जल्दी से ठंडा, तो इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं, उसे कम करने के लिए हम एक हार्डेंड स्टील को रीहीट करते हैं, यानी दोबारा हीट करते हैं और फिर उसे कूल डाउन करते हैं एयर में। दोबारा हीटिंग करने से क्या होता है, उसकी हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज जो हमें चाहिए वो मिल जाती है। जब हम दोबारा हीट अप करते हैं तो उससे इंटरनल स्ट्रेसेस कम हो जाते हैं और टफनेस डक्टिलिटी बढ़ जाती है। फिर वो जो वापस कूल हो जाता है और हमें हमारी एक बैलेंस्ड हार्डनेस और टफनेस मिल जाती है टेम्परिंग करने से। टेम्परिंग में क्या है, रीहीटिंग करते हैं हम लोग। रीहीटिंग क्यों करते हैं? टफनेस और डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। किसकी टफनेस और डक्टिलिटी? जो हार्डेंड स्टील होता है उसकी टफनेस और डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, उसके इंटरनल स्ट्रेसेस को जो क्वेंचिंग से आए थे उन्हें भी कम करने के लिए, और उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसकी एप्लीकेशन है स्प्रिंग, हैमर्स, क्रैंकशाफ्ट्स, टूल स्टील्स रिक्वायरिंग हाई टफनेस, ये सब इसकी एप्लीकेशंस है। आई होप आपको यहाँ तक हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अब आगे जो पार्ट है वो इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, पर वो इजी है। यहाँ तक डेफिनेशंस थी, आप नई नई टर्म से इंट्रोड्यूस हुए जिसे आपको याद करना पड़ेगा। आगे का पार्ट अब इजी होने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है सरफेस हार्डनिंग। ये इजी पार्ट है। सरफेस हार्डनिंग, इसे हम लोग केस हार्डनिंग कहते हैं, is a heat treatment process used to harden only the outer surface case of a component while the inner core rests same as before the process, ductile and tough। सरफेस हार्डनिंग और केस हार्डनिंग में क्या होता है, हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं सिर्फ हमारे किसी कंपोनेंट के, किसी ऑब्जेक्ट के, किसी मटेरियल के आउटर सरफेस को हार्ड करने के लिए। यानी ये हमारा मटेरियल है, इसका ये जो इनर कोर है ये जैसा है डक्टाइल टफ, ये वैसा ही रहेगा, लेकिन इसका जो ये बाहर का सरफेस है ना, ये वाला आउटर सरफेस, ये यानी इस ऑब्जेक्ट का, सिर्फ मैं कलर चेंज करता हूँ, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो बाहर वाला सरफेस है आउटर सरफेस, सिर्फ इसको हार्ड करते हैं। इनर कोर जो है, ये अंदर वाला इनर कोर, ये जैसा पहले था प्रोसेस के वैसा ही रहता है। यानी सरफेस हार्डनिंग में सिर्फ आउटर सरफेस को हार्ड करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस का यूज करते हैं। To combine surface hardness with a tough core to enhance wear resistance and fatigue strength।
इससे वियर रेजिस्टेंस कम हो जाता है क्योंकि बाहर की सरफेस काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और अंदर का कोर आपका डक्टाइल एंड टफ है तो वैसा ही रहता है। यानी अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो इसके अंदर हमारा जो आउटर सरफेस है सिर्फ उसे हार्ड करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं। इसे हम लोग सरफेस हार्डनिंग कहते हैं या फिर केस हार्डनिंग कहते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। वैसे तो यहाँ पर मुझे इन्हें डिस्कस नहीं करना चाहिए था, पर मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ केस हार्डनिंग या फिर आप कहें टाइप्स ऑफ सरफेस हार्डनिंग डाल दिए हैं। इन तीनों की मैंने बेसिक डेफिनेशंस लिख दी है। फर्स्ट होता है कार्बोनाइजिंग। तो कार्बोनाइजिंग क्या होता है? हीटिंग द स्टील इन अ कार्बन रिच एनवायरनमेंट एट हाई टेम्परेचर। ये टेम्परेचर दे रखा है। कार्बन डिफ्यूजेस इनटू द सरफेस to form a high carbon outer layer. The component is then quenched to convert the surface into martensite. तो कार्बोनाइजिंग में क्या है? हम हमारा जो कंपोनेंट है या फिर हमारा जो मटेरियल है जिसकी हमें सरफेस हार्डनिंग करनी है, हम उस मटेरियल को लेकर जाएंगे कार्बन रिच एनवायरनमेंट में। यानी उस एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा। फिर हम उसे हीटअप करेंगे 900 डिग्री टू 950 डिग्री सेल्सियस। उससे क्या होगा? जो कार्बन है वो उस कंपोनेंट की सरफेस के ऊपर डिफ्यूज हो जाएगा जाकर, जिससे कार्बन की आउटर लेयर उस सरफेस पर बन जाएगी। फिर हम उसे क्वेंच करेंगे, यानी मैं कहूँ रैपिड क्वेंचिंग कर देंगे उसकी। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है? जल्दी से ठंडा होना, और उस जल्दी से ठंडा होने से वहाँ पर ऑस्टेनाइट मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर रैपिड क्वेंचिंग हम कर देंगे उस कंपोनेंट की, जिससे जो आउटर लेयर होगी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन है वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया था, मार्टेनसाइट वन ऑफ द हार्डेस्ट फॉर्म या फिर मैं कहूँ हार्डेस्ट माइक्रोस्ट्रक्चर होता है स्टील का, मार्टेनसाइट। तो मार्टेनसाइट की लेयर उस कंपोनेंट के आउटर सरफेस पर बन जाएगी, जिससे हमारा वियर रेजिस्टेंस इनहैंस हो जाएगा एंड फटीग स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर सही तरीके से सरफेस हार्डनिंग हो गई। यहाँ पर हमने क्या करा? कार्बन रिच एनवायरनमेंट में जब रखा तो उसकी इनर कोर तो जैसी पहले थी वैसी ही रही, लेकिन उसकी जो आउटर सरफेस थी उस पर कार्बन की लेयर बनी, और फिर उसे क्वेंचिंग करने से वो जो आउटर लेयर थी कार्बन की वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो गई। और मार्टेनसाइट जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है, वन ऑफ द हार्डेस्ट फॉर्म या फिर हार्डेस्ट माइक्रोस्ट्रक्चर है स्टील का। तो हो गया किससे? कार्बोनाइजिंग से। 2 और प्रोसेसेस हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है नाइट्राइडिंग। तो नाइट्राइडिंग क्या होता है? स्टील इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस NH3 एट 500 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस. Nitrogen diffuses into the surface to form hard nitrides. No quenching required. Minimal distortion. तो नाइट्राइडिंग में क्या है? हम अमोनिया गैस की प्रेजेंस में हीटअप करते हैं हमारे मटेरियल को या फिर कंपोनेंट को, जिससे नाइट्रोजन डिफ्यूज हो जाता है सरफेस पे, जिससे उसकी सरफेस पर हार्ड नाइट्राइड्स बन जाते हैं। यहाँ पर क्वेंचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम थर्ड प्रोसेस साइनाइडिंग देख लेते हैं। साइनाइडिंग में क्या होता है? जो हमारा कंपोनेंट होता है उसे हम लोग हीट करते हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। कंपोनेंट इज हीटेड इन अ मोल्टन साइनाइड सॉल्ट बाथ एट 850 डिग्री सेल्सियस. Introduce both carbon and nitrogen into the surface layer. Quenching is performed after treatment to harden the case. तो ये भी बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पर हम कंपोनेंट को हीट करते हैं मोल्टन साइनाइड सॉल्ट बाथ में, जिसके अंदर यहाँ पर कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों होते हैं जो उसकी सरफेस के ऊपर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर क्वेंचिंग होती है इस प्रोसेस के बाद, जिससे क्या होता है? हमारी आउटर सरफेस हार्ड हो जाती है। ये तीनों जो हैं इसके सिर्फ आपको नाम याद होने चाहिए, यानी सरफेस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग के जो टाइप्स हैं इनके सिर्फ आपको नाम याद होने चाहिए। फिर भी मैंने यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 1-2 लाइन एज अ डेफिनेशन, वैसे तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये प्रॉपर डेफिनेशन थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए इससे, पर मैंने 1-2 लाइन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर ऐड कर दी। अब इसकी जो एप्लीकेशन है गियर, कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, पिन, बेयरिंग्स, ये सब है। वैसे तो आपसे इन सब की इन डेप्थ पूछा नहीं जाएगा फर्स्ट ईयर में, पर फर्स्ट ईयर के बाद तो पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप लोग 3rd सेम के स्टूडेंट हैं और आप मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं और आपके जो चैप्टर है वो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील स्टार्ट होने वाला है, तो आप हमारी इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाए। इसमें आपको जितने भी पॉइंट्स हैं जैसे नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, हीट ट्रीटमेंट, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, जिसके दोनों पार्ट है नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग एंड कार्बोनाइजिंग, इन सब का एक पहले से इंट्रोडक्शन आपको मिला हुआ होगा, तो आपको उसे समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि जब आपने वो टर्म पहले सुन रखी है तो आपको वो नई नहीं लगेगी। जब आपको वो टर्म नई नहीं लगेगी
तो आपको उसे समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा पार्ट और बाकी है अभी हमारा। ये हमारा इस वीडियो का एक लास्ट पार्ट है जिसके अंदर मैंने 4 एग्जाम्पल्स को एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पर ऐड कर दिया है। वैसे तो इसे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने इसे इसलिए ऐड करा क्योंकि आरटीयू कोटा में मैंने एक क्वेश्चन देखा था 2 नंबर में जो इसी तरीके से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया है। कंपोनेंट क्या है? गियर टीथ, शीट मेटल, कटिंग टूल, क्रैंकशाफ्ट। कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है यहाँ पर? गियर टीथ पे कार्बराइजिंग होता है, शीट मेटल पर एनिलिंग होता है, कटिंग टूल्स पर हार्डनिंग प्लस टेम्परिंग होता है, क्रैंकशाफ्ट पर नाइट्राइडिंग होता है। इससे डिजायर्ड इफेक्ट क्या मिलता है? गियर टीथ पर कार्बराइजिंग करने से हाई सरफेस हार्डनेस हो जाती है और टफ कोर रहती है हमारी, ये इसका डिजायर्ड इफेक्ट है। शीट मेटल में एनिलिंग प्रोसेस करने से डिजायर्ड इफेक्ट हमें क्या मिलता है कि डक्टिलिटी बढ़ जाती है फॉर्मिंग के लिए। कटिंग टूल्स का डिजायर्ड इफेक्ट हमें हार्डनिंग प्लस टेम्परिंग से क्या मिलता है? वियर रेजिस्टेंस विद टफनेस, क्रैंकशाफ्ट नाइट्राइडिंग, फटीग रेजिस्टेंस एंड वियर हार्डनेस। तो मैंने आपको बोला, तो उसमें जो क्वेश्चन था वो शीट मेटल का था शायद। शीट मेटल में डक्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा एक 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने देखा था किसी पीवाईक्यू में आरटीयू के, इसलिए मैंने इन 4 चीज़ों को, जिसमें से सबसे ज़्यादा चांस है 2 नंबर का क्वेश्चन बनने का, इसे ऐड कर दिया। तो मैं एक बार फिर से शीट मेटल जो एज अ पीवाईक्यू मैंने देखा था उसको बता देता हूँ। शीट मेटल पर अगर आपको डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए डक्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए, तो आपको एनिलिंग प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा। तो यह हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में।